हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर क्लास 10 के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग फूड क्रॉप्स के बारे में आई थिंक ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं बुक में से। बट अब हम डिस्कस करेंगे नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में, क्योंकि नॉन फूड क्रॉप्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होती हैं जो हमारी कंट्री की जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। हमारी कंट्री को इकोनॉमिक हमारी कंट्री को इकोनॉमिक बूस्टअप करवाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है नॉन फूड क्रॉप में, वो है सबसे पहले बेसिकली नॉन फूड क्रॉप क्या होता है, जो मतलब हम लोग को खाने के लिए जो बेसिकली हम खा नहीं सकते वो वाली होती है नॉन फूड क्रॉप। सबसे पहली है रबर। रबर क्या होती है? रबर सिंथेटिक रबर अलग होती है, नेचुरल रबर अलग होती है। तो रबर क्या होती है? ये ऐसी मटेरियल होता है जो हमें काफ़ी हेल्प करता है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। अब ये कहाँ रबर, पहले देखो हमारी कहाँ पे हेल्प करता है। जो रबर है वो हमारी काफ़ी जगह हेल्प करता है, जैसे कि अगर आप गाड़ियों को देखो, गाड़ियों के नीचे जो टायर्स होते हैं मोस्टली रबर के होते हैं। ठीक है, उनके आगे पीछे टायर लगे होते हैं थोड़े बहुत इमरजेंसी के लिए, वो भी क्या होते हैं, वो भी रबर के होते हैं। चप्पल देख लो, चप्पल भी रबर की होती हैं कभी कभी। और और ये तो आपको पता ही है, जो आजकल फ़ोन के कवर आ रहे हैं मोस्टली वो भी रबर के आते हैं। मतलब तो इन सारी चीज़ों में जो रबर होती है, हाँ। और हम साइकिल की जो सीट्स देखते हैं वो भी रबर की होती है। कैमल्स के ऊपर जो सीट्स होती है वो भी रबर की होती है। रबर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है, क्योंकि वो हमारी काफ़ी ज़्यादा हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हेल्प करता है। ठीक है, तो बेसिकली रबर को हमने देखा कि रबर जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। अब हम देखेंगे जो रबर होती है उसकी मतलब उसको कैसी टेम्परेचर चाहिए, उसको कैसा रेनफॉल चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। तो जो रबर होता है उसको मॉइस्ट टेम्परेचर चाहिए। मॉइस्ट मतलब उसको ज़्यादातर पानी चाहिए, उसको 2 सेंटीमीटर तक पानी चाहिए ग्रो करने के लिए। और हमारे यहाँ पे वो कौन से राज्य में ग्रो करता है? जो हमारे साउथ के राज्य वहाँ पे ग्रो करता है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन सारे रीजन में क्या करता है, हमारे यहाँ पे जो रबर है वो मोस्टली ग्रो करता है। और अगर हम रबर के बेसिस पे देखें तो जो हमारी कंट्री है बेसिकली फोर्थ में आती है सबसे ज़्यादा रबर को प्रोड्यूस करने में, और इंडोनेशिया वगैरह। और ये जो रबर होती है बेसिकली ट्रॉपिक जो इक्वेटोरियल रीजन होता है ना, इक्वेटोरियल रीजन 0 डिग्री के आसपास वाला रीजन, उसके पास ज़्यादा पाई जाती है। हमारे यहाँ पे अंडमान निकोबार, केरला, तमिलनाडु, ये सारी क्या है इक्वेटर के आसपास वाला रीजन है। इस वजह से हमारे यहाँ पे ये वाली जो क्रॉप होती है, रबर जो क्रॉप होती है वो ज़्यादा पाई जाती है। समझे? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। दूसरी नॉन फूड क्रॉप है, वो है क्या बोलते हैं उसको, टेक्सटाइल फाइबर क्रॉप। टेक्सटाइल फाइबर क्रॉप या टेक्सटाइल, ठीक है। फाइबर क्रॉप हम उसको टेक्सटाइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, फाइबर क्रॉप में क्या क्या आती है? फाइबर क्रॉप में 2-3 चीज़ें आती हैं। कॉटन, जूट, ठीक है, कॉटन, जूट, हैम्प, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, सिल्क। तो ये वाली जो क्रॉप्स होती हैं फाइबर क्रॉप, इसमें क्या क्या आते हैं? कॉटन, जूट, हैम्प्स और सिल्क। ठीक है, सिल्क के बारे में आपको पता है कि सिल्क जो होती है एक तरीके के वर्म से प्रोड्यूस होती है। सिल्क एक तरीके का कीड़ा होता है जो क्या करता है, सिल्क प्रोड्यूस करता है। उसके बाद सिल्क की निटिंग वगैरह होती है और सिल्क का कपड़ा बन जाता है। और हमारे यहाँ पे सिल्क जो होती है वो ज़्यादातर हमारे यहाँ पे हाई क्वालिटी की जाती है। और हमारे यहाँ पे जो कपड़े बनते हैं सिल्क के, वो काफ़ी ज़्यादा, हमारे यहाँ का जो सिल्क है बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का जाता है। ठीक है, जैसे पश्मीना पश्मीना शॉल है हमारे यहाँ की कश्मीर लद्दाख की, तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस मतलब उसके ऊपर किया जाता है। हम बढ़ते हैं आगे। अगर हम फाइबर क्रॉप के बारे में देखें तो हमारे यहाँ पे सेकेंड लास्ट प्रोड्यूसर है जो इंडिया है, टेक्सटाइल और फाइबर क्रॉप के बेसिस पे। ठीक है, कॉटन जो है, अगर हम कॉटन के बारे में देखें तो कॉटन है बेसिकली हमारे इंडिया से ही एक तरीके से माना जाता है कि हमारी इंडिया से ही उसका ग्रो हुआ है। और जो हमारी इंडिया है वो सेकंड लास्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद। ठीक है, तो जो कॉटन को बेसिकली उसको मॉइस्ट टेम्परेचर नहीं चाहिए, रबड़ को चाहिए। जो कॉटन है उसको कौन सा टेम्परेचर चाहिए? उसको हाई टेम्परेचर वाला, हाई सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, इस वजह से ये हमारे यहाँ पे कहाँ पर होता है, जो महाराष्ट्र की बेल्ट है, ठीक है, उसके आसपास होता है। और जो बेसिकली जो टेम्परेचर उसके लिए हाई चाहिए होता है, और वाटर की बहुत ही कम रिक्वायर होती है उनको। ठीक है, और ये जूट के बारे में तो आपको पता ही है, हमारे यहाँ पे जूट कहाँ पे ज़्यादा होता है? ये वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, उसके आसपास के जो रीजन है वहाँ पे जो जूट होता है वो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उसका। जूट नेशनल जूट पॉलिसी 2005 में लाई गई थी ताकि जूट को ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा सके, क्योंकि
इससे क्या होता है, जब हम कोई भी खेती करते हैं तो उससे ना एक इंसान, मान लो एक इंसान उसको उस खेती प्रॉपर कर रहा है, लेकिन उससे 4-5 इंसान जो होते हैं वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं से क्या मिल रहा होता है, उनको अपना रिसोर्स मिल रहा होता है काम करने का। ठीक है। सोचो कोई बंदा जूट बना रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ चाहिए उसको, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है। उसके लिए खाद चाहिए, बीज चाहिए, वो अलग इंडस्ट्री हो गई। फिर उसको ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वो चाहिए। फिर उसके बाद वो अलग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाएगा। फिर उसके बाद वो जाएगा पैकेजिंग के लिए कि हाँ इन्हें पैकेजिंग करना है। तो मतलब गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाई है कि 4 से 5% हमें पैकेजिंग में जूट को भी यूज़ करना है। ठीक है। तो यही चीज़ थी। और जूट के प्रोडक्शन में हमारी जो इंडिया है वो 4th नंबर पर आती है, बांग्लादेश के बाद आई थिंक आती है। और कॉटन प्रोडक्शन में सेकंड में आती है चाइना के बाद। तो यही चीज़ें थी, यही बताना था। और अगर हम कॉटन के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, ये वाला रीजन जो है वहाँ पे जो कॉटन होता है वो हाईएस्ट मात्रा में ग्रो किया जाता है। अगर आपको समझ में आया होगा। ठीक है। बाय बाय।